तो ये क्लास 10th के 8 जून यानी आज कौन सा दिन है, सोमवार, ठीक है, सोमवार यानी मंडे का क्लास है। आज के क्लास में भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे और साइंस पढ़ेंगे, यानी बायो पढ़ेंगे। तब तक पढ़ेंगे जब तक बायो खत्म ना हो जाए, मतलब रोज बायो ही अभी होता रहेगा, मैथ बायो। जब ये हो जाएगा तब हिस्ट्री का चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लगता नहीं खत्म होगा, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, तो हम लोग हिस्ट्री का चौथा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, फिर तीसरा आने के बाद वहाँ पढ़ाएंगे। अभी है समय देखो, अभी 8 तो 18 को आएंगे हम घर। अभी भी 10 दिन यहाँ पे रहना है, ठीक है, बड़ा मुश्किल है। आधा दिन मतलब आधा ही समय पूरा समझो कटा है। तुम लोग को पता है ऑनलाइन क्लास कब तक होगा, 15 तारीख तक ही तुम लोग का ऑनलाइन क्लास लेंगे। एक्चुअली में 16 को बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, क्योंकि 16 को 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, तो दिन पूरा का पूरा बिजी रहेंगे, और दिन तो रिकॉर्ड कर ही लेंगे। तो 16 को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा। 16 को एग्जाम देंगे, थके आ रहेंगे। 17 को सुबह में ट्रेन है, पूरा समझो 20-22 घंटा ट्रेन में ही रहना है। उसके बाद 18 को घर पहुंचेंगे, तो 18 तारीख के शाम से तुम लोग का कोचिंग खुला रहेगा। 18 के शाम में सीधा आना, सुबह में 18 को बंद रहेगा, ठीक है, क्योंकि 18 के सुबह में हम पहुंचेंगे तब, तो सुबह के बाद हम आएंगे। 18 तारीख का जो शाम है इवनिंग, तुम लोग को कोचिंग आना है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा समय है कोचिंग आने में, 10 दिन अभी और है। अभी इतना दिन कष्ट किया, कष्ट थोड़ा सा और करो, और देखो क्लास से रेगुलर रहा करो। हम पहले भी बता चुके हैं, काम आ जाता है चलो ठीक है, अलग बात है, काम आया नहीं पढ़ पाए। जिसको काम नहीं भी आता है वो भी देखते हैं, स्किप कर देते हैं। क्लास एकदम लगातार किया करो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखा करो। अभी समय है 10 दिन लगभग, और ऐसे ही ऑनलाइन क्लास करो, और उसके बाद फिर आ ही जाएंगे हम, ठीक है। चलो अब आते हैं सीधे टॉपिक पे, इसको रेस करते हैं। हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे, पता है क्या, मैथ में हम लोग थे एक्सरसाइज, ये रहा एक्सरसाइज 7.2 पे हम लोग थे। ये वाला एक्सरसाइज देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज पे, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया था, 2 भी हो गया था, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी हो गया था, 9 भी हो गया था। हम लोग को पता है क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। इसको सिलेक्ट करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, आई गेस। ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये यहाँ आ गया। इस क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो क्या बोला जा रहा है, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। सिंपल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका सभी बिंदु का, चारों बिंदु का निर्देशांक दे दिया। और तो और क्या, बुक में देखो एक संकेत भी दे दिया, क्या कि समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल, ये भी बता दिया। इससे ज्यादा हिंट क्या ही हो सकता है, बताओ। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। पहले एक समचतुर्भुज तो बना ले, 1 मिनट को। तो समचतुर्भुज कैसे बनेगा, मिलेगा ये तो वर्ग हो जाएगा ना, इससे बन जाएगा शायद। ये देखो तो, ये ऐसा मान लो, शायद मान लो ये समचतुर्भुज है। ये समचतुर्भुज हो गया, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक देखो कितना दिया हुआ है। मान लो एक ये बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक है, पहला बिंदु का निर्देशांक -3, ओह सॉरी -3 का है, +3 है ना, 3,0, 3,0। दूसरा बिंदु मान लेते यहाँ पे है, वो क्या है 4,5। अब ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन में अगर हम पहला बिंदु यहाँ, दूसरा यहाँ दिए तो तीसरा यहाँ नहीं दे देंगे, तीसरा हमें यहाँ देना पड़ेगा, लाइन से चलेंगे। अगर पहला यहाँ दिए, दूसरा यहाँ दिए, तो फिर तीसरा इधर देंगे, ऐसा करके। बात समझो। तो पहला 3,0, 4,5 ये हो गया। आगे बढ़ते, अगला क्या है -1,4। अगला बिंदु यहाँ देते हैं, ये वाला बिंदु क्या होगा -1,4। अगला बिंदु क्या है, ये लास्ट वाला बिंदु क्या है -2,1। करा आप इसका क्या निकालिए, -2,1 हो गया। अगर आप निकालिए इसका क्षेत्रफल, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये कैसे निकलेगा, तो 1/2 गुना उसके विकर्ण का गुणनफल। विकर्ण किसको कहते हैं, ये देखो। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचते, देखो लाइन नहीं लेते हैं, अच्छा ये क्या हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम ये लाइन खींच दे, ये हो गया इसका विकर्ण, एक ये विकर्ण हो गया। इधर से भी खींच दे अगर,
ये भी इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। इन्हीं दोनों विकर्णों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है बस। नहीं ये नहीं हो पा रहा है, रुक जाओ तो डिलीट कर देते इसे, फिर से बनाते हैं। हाँ, तो अगर मान लो ये चतुर्भुज ABCD है, समचतुर्भुज, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, D है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे करेंगे? अगर हमें इसके दोनों विकर्ण, पहला विकर्ण क्या है AC, इसके बीच की दूरी पता चल जाए, दूसरा विकर्ण क्या है BD, इसके बीच का दूरी पता चल जाए, तो AC का मान निकल जाएगा, BD का मान निकल जाएगा, बस निकाल लेंगे 1/2 गुना उसके विकर्ण का गुणनफल, पहला विकर्ण AC, दूसरा BD, दोनों का मान निकलेगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, सिंपल है। तो हमें AC और BD के बीच का दूरी निकालना है। दूरी कैसे निकालते हैं याद करो, अभी तक तो पता चल ही गया होगा ना। दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी सूत्र से दूरी निकाला जाता है, दूरी सूत्र से। तो अगर हमें AC के बीच की दूरी निकालनी तो उस दूरी सूत्र से निकालेंगे। देखो इसमें ये सब दिया हुआ है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अभी AC का मान, पहले हम लोग AC का मान निकाल लेते हैं। AC बराबर विकर्ण AC, इसका मान निकाल लेते हैं, विकर्ण AC। इसके बीच का दूरी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रूट अंडर, एक मिनट, रूट अंडर क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, याद है कि नहीं फॉर्मूला, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और किसका मान निकल जाएगा? AC का, फिर BD भी निकाल लेंगे, बस क्षेत्रफल निकल जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो, बहुत बड़ा सा चीज़ कुछ भी नहीं है, आराम से इसको बना लेंगे हम लोग। यहाँ देखो मान बिठाते हैं। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में मान बिठाने तो आ ही गया होगा अब तक, बताओ। AC के लिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2, समझ में आ रहा है? x1 y1 x2 y2, या इसी का x1 y1 इसको x2 y2, कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसे बना। हम फिलहाल भी इसको x1 y1 मान लिए हैं। देखो ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक बनाओ। तो x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है? -1, माइनस x1 का मान ये हो गया 3, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान 4, माइनस y1 का मान कितना? 0, इसका स्क्वायर, बनाते हैं इसको रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा? -1 और -3, ये कितना हो जाएगा? माइनस में 4, इसका स्क्वायर, और 4 में 0 हो जाएगा तो 4 ही बचेगा, इसका स्क्वायर हटेगा क्या? रुको इधर बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर, अब बताओ, -4 का स्क्वायर प्लस 16, और 4 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस में 16 होगा, 16 16 कितना हो जाएगा? 32। रूट अंडर कितना आंसर आया? 32। रूट 32 आया विकर्ण AC का मान, समझ में आ रहा है? ये विकर्ण AC का मान निकाले। अब ऐसे ही विकर्ण, कौन सा विकर्ण का मान निकालेंगे? विकर्ण BD का मान। अब विकर्ण BD इसका मान निकालते हैं। इसका भी फॉर्मूला तो वही होगा ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। इसके लिए मान लो ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है, ये x1 y1 x2 y2, या इसी को x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2, ठीक। चलो बनाओ, रूट अंडर x2 माइनस x1 कितना है? 4, माइनस x1 का मान कितना है? -2, x1 का मान -2 है, तो यहाँ -2, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 2 बस, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है? y2 का मान है 5, माइनस y1 का मान कितना है? -1, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, इसका स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ देखो कितना है? 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6, इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 + 1, ये भी 6, इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36, प्लस ये भी 36, कितना हो जाएगा? 36, जरूरत कितना हो जाएगा? 72, 72, ठीक है। ऐसा इसका आंसर इतना आ गया। अब दोनों विकर्ण का हमें क्या पता चल गया? पहले दोनों विकर्ण का हमें मान पता चल गया, तो अब आराम से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहला विकर्ण का मान कितना आया था? 32, रूट अंडर 32, और दूसरा का रूट अंडर 72। बस अब ये यहाँ से हम लोग को गुना करना, मान निकल जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये सही है ना? -1 -3, ठीक है, 4 -0 सही है, तो इतना ही आना है। ये हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। अब निकालते हैं हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल, यही होता है फॉर्मूला। तो इस चीज को लिखते हैं पहले, 1 मिनट अटेगा क्या, लेकिन रुको तो, हाँ हम नीचे भी तो खिसका सकते हैं, नीचे बनाते हैं, ठीक है ये क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को हम नीचे बना रहे हैं यहाँ पर, मान लो ये। अब लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज, हम इसका नाम भी तो मान लिए थे, समचतुर्भुज का नाम क्या है, ABCD, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या वहां पर बताया गया कि 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का क्या छे, गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। तो 1/2 गुना विकर्ण, इनका क्या क्या, एक विकर्ण था AC और दूसरा विकर्ण क्या था BD, 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल। चलो मान बिठाते हैं, अब जल्दी देख के बताओ। 1/2 गुना AC का मान कितना आया था, AC का मान आया था, 1 मिनट में देखना पड़ेगा, AC का मान आया था √32 और BD का 72। तो AC का मान √32 और BD का मान कितना हो जाएगा, √72, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, 1/2 गुना √32 को ऐसा लिख सकते हैं, देखो 32 को ऐसे करेंगे तो खंडन लगेगा, 5 बार 2 आएगा, देखो 1 2 3 4 5, करोगा ऐसा आएगा। √32 को ऐसे करेंगे खंडन तो ऐसा आएगा। तो अब देखो इनमें 2 2 का जोड़ लग जाएगा, इन दोनों 2 का भी जोड़ लग जाएगा, इस 2 का जोड़ लगेगा क्या, नहीं ये बेचारा रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया, 2 दूनी 4 √2, देखो तो √32 का आंसर कितना आया, 4 √2 गुना, ऐसे ही √72 का करते हैं, देखो तो 72 का करेंगे तो 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 और 3 से 1 बार में, कितना आया देखो तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये 72 का कर रहे हैं, ये किसका है, √72 का खंडन कर रहे हैं। इसमें देखो 2 2 का जोड़ लग गया, इन दोनों 3 का भी जोड़ लग गया, ये जो बीच में जो है ये वाला 2 ये बच गया, ठीक है, ये कहाँ रह जाएगा, रूट के अंदर ही, 2 तिया कितना हो गया, 6 √2, इसका आंसर कितना आया, 6 √2। तो √32 का आंसर देखो आया 4 √2 और √72 का आंसर कितना है, 6 √2, तो वही मान बिठाएंगे, √72 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, 6 √2, ठीक है। इसको क्लियर कर दे, क्या कचरा लग रहा है, क्लियर कर ही देते हैं, 1 मिनट। ये ठीक है, हो गया। चलो मान बिठाते हैं, मान क्या बिठाएंगे, बिठा तो दिए, अब काटते हैं इसको, देखो 2 से कट जाएगा नहीं, कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे कितना बचा, 2 √2 गुना 6 √2, ध्यान देखना, ये 2 गुना 6 करेंगे, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 गुना √2 गुना √2 कितना होगा, सिर्फ 2, तो 12 दूना कितना हो गया, 24, 24 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो गया, 24 वर्ग इकाई। कैसे उतारना है इसको, ये देखो, रुको पहले यहाँ से यहाँ तक उतार लेगा, देखो यहाँ से वीडियो रोको, अभी इसको उतार लो, ठीक है जल्दी से, और उसके बाद ये उतार लेगा, तो फिर ये वाला ऐसे करके उतार लेंगे, हम फिर से रोकते हैं, यहाँ रोको वीडियो, अभी उतारो जल्दी से, उतार लिया। अब फिर यहाँ रोको वीडियो इस जगह, हाँ अब रोको वीडियो को, फिर से उतारो, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग। अब अगला जो भी हम लोग देखेंगे, कितना देर हो गया देखते हैं, 13 मिनट, अच्छा अभी है समय थोड़ा। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, ये इधर गया, अगला एक्सरसाइज होगा कौन सा, 7.3, ये आखिरी एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, ये रहा, तो ऐच्छिक ऐच्छिक तो कराना नहीं है। 7.3 ये जो है, ये एक्सरसाइज, ये हम लोग करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बात समझो, किसी ये कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो बन रहा है किसी ग्राफीय एक्सिस पे, ग्राफीय अक्ष पे। अगर कोई ग्राफ का अक्ष है, बात समझो, अगर ये ऐसा मान लो एक कोई रेखा है, ऐसे कोई रेखा है, ठीक है, और उस पे मान लो एक बिंदु यहाँ है, कोई ये बिंदु, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पे मान लो, तो इन तीनों बिंदु को अगर हम मिला दें, 3 अगर निर्देशांक है, तो एक त्रिभुज ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, देखो तो, है ना एक त्रिभुज, इसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा, ये देखो दिख रहा है, ऐसा बनेगा,
ठीक है। अब ये तीनों बिंदु से देखो, एक त्रिभुज बना, इसका क्या क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो इसको पूरा हम इरेज कर लेते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं जल्दी से। पहले टॉपिक बनाना पड़ेगा ना जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। टॉपिक क्या होगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो अब एक ग्राफ ले लेते हैं जल्दी से। एक ग्राफ एक्सिस ये बना हुआ कहीं तो इसमें था ग्राफ, कौन सा ले, ये वाला ही लेते हैं। एक ठीक है, मान लो ऐसा है, इसको पहले एरो बना देते हैं, ये ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश अक्ष, वाई डैश अक्ष और ये वाई अक्ष। तो इसमें मान लो अगर कोई तीन बिंदु है, सपोज एक बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु मान लो इसी जगह पे, ठीक है। एक बिंदु मान लो यहाँ पे या यहाँ पे मान लेते हैं, और एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे, इस जगह पे मान लेते हैं। इन तीनों बिंदु का कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होगा, सोच के देखो। मान लो ये पहला बिंदु, इसका निर्देशांक है x1, y1, पता तो है नहीं कौन सा बिंदु है। ये दूसरा बिंदु, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2। ये तीसरा बिंदु मान लो इसका निर्देशांक है x3, y3। इन तीनों बिंदु को अगर मिलाया जाए, ठीक है, तो कोई एक ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इन तीनों बिंदु को मिला है, ये देखो तो अगर हम इस बिंदु, ये क्या हो गया, एक मिनट, ये तो ग्राफ ही खिसक रहा था। हाँ, इस बिंदु को इससे मिला दे अगर, ठीक है, फिर इस बिंदु को अगर इससे मिला दे, एंड ऐसे ही फिर इस बिंदु को इससे मिला दे, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पे देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज। ठीक है, इसको अब अंडरलाइन करने दो। ये वाला जो ट्रायंगल जो बनता हुआ दिख रहा है तुमको, ये इसी त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ऐसा ऐसा ही त्रिभुज, अब जरूरी कि ये तीनों बिंदु जहां जहां हम रखे वहीं पे हो, उससे कोई मतलब नहीं। ग्राफ अक्ष पे कहीं पे कोई एक बिंदु रहेगा, तीन बिंदु रहेगा सॉरी, और उन तीनों बिंदुओं से क्या बन रहा होगा, अगर कोई एक त्रिभुज बन रहा होगा, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है स्पेशल, ऐसे त्रिभुजों के लिए जो कि ग्राफीय एक्सिस पे बन रहा है, निर्देशांक ज्यामिति पे बन रहा है यहाँ पे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान देखना। फॉर्मूला है, कहाँ लिखे, एक मिनट, हट जाएगा क्या, नीचे लिखे क्या, दिखेगा यहाँ पे, यहीं लिखते नीचे में, दिख जाना चाहिए तुम लोग को शायद। फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत छोटा फॉर्मूला है, देखना। इसका फॉर्मूला होता है 1/2, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बस इतना सही फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, ये है फॉर्मूला। क्या सर ये छोटा कैसे हुआ, अरे बड़ा तुमको देखने में लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में छोटा ही है, बहुत आसान फॉर्मूला है ये। ठीक है, याद हो जाएगा तुरंत तुम लोग को, देखने में बड़ा लग रहा है। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, वीडियो रोक करके जल्दी से ये पूरा होता है ना, ये भी ग्राफ वगैरह भी, हर एक चीज, तो जल्दी से लिखो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला उतारो जल्दी से। उतार लिया है, चलो ठीक है, टाइम देख लेते हैं, टाइम काफी हो गया। अब फॉर्मूला अगर ये याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, याद कर लेना। नहीं याद होता है, सिंपल सा याद रखना, क्या है फॉर्मूला में, कुछ भी नहीं इस फॉर्मूला में, तुमको बस ये याद रखना है 23, 31, 12, बस
23 31 12। आई रिपीट 23 31 12। इतना याद कर लो, फॉर्मूला हो गया। कैसे देखो तो, इस फॉर्मूला में क्या है, पहले 1/2 देना है, 1/2 देना है, ये देखो 1/2, फिर क्या देना है, x1 लिख देगा, फिर y, ठीक है, माइनस वाई लिख देगा, ठीक, फिर x2 लिख देगा, फिर y माइनस वाई लिख देगा, इतना तो लिख ही लेगा, प्लस फिर x3 लिख देगा, फिर y माइनस वाई लिख देगा। सिंपल। क्या करना है, 1/2 देना है, फिर x1 लिख के y माइनस वाई, x2 लिख के y माइनस वाई, x3 लिख के y माइनस वाई, और उसके बाद क्या करना है, तुमने याद किया 23 31 12, बिठा दो सब जगह, यहाँ 23, यहाँ 31, यहाँ 12, बस हो गया फॉर्मूला, बन गया। ऐसे याद करना, बहुत सिंपली हो जाएगा, तुमको याद करने को उतना झंझट भी नहीं होगा, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो होगा वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, कल इस पे देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अभी आते हैं दूसरे विषय पर, हम लोग बायोलॉजी पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है। हम लोग बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे परिवहन, जिसमें हम लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फटाफट जाइलम फ्लोएम के बारे में मूल अंतर बता के आगे जल्दी से बढ़ते हैं, क्योंकि 3 दिन से कहेगा सर जाइलम फ्लोएम से आप आगे ही नहीं बढ़ रहे, हो ही नहीं रहा। जाइलम का जो कोशिका होता है, एक मिनट, ठीक है। जाइलम के बारे में क्या बताए थे, ये सभी क्या है, संवहन नलिका, एक प्रकार से एक समझो पेड़ पौधे का। जाइलम जो होता है वो खनिज लवण को नीचे से ऊपर तक लेके जाती है। खनिज लवण क्या होता है, कोई तो क्वेश्चन भी हमसे पूछा है, खनिज लवण। देखो जैसे हम लोग को खाना बनाते हैं, हम लोग जैसे खाना बनाते हैं तो हम लोग को चाहिए ना, गेहूं का आटा चाहिए, एक प्रकार समझो चावल चाहिए, ये सब चाहिए। तो पेड़ पौधे को भी खाना बनाने के लिए कुछ चाहिए, वो धरती से खनिज लवण लेते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब नीचे से वो लेते हैं, धरती के अंदर से जड़ के द्वारा वो लेकर जाते हैं। तो पानी भी लेते हैं साथ में, पेड़ पौधे खाली पानी ही नहीं लेते, यानी जल तो लेते ही जड़ से, उसके अलावा ये फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी पेड़ पौधे लेते हैं, बस समझो। इन्हीं सबको क्या कहा जाता है, खनिज लवण कहा जाता है। ये सभी चीजें जो है, ये सभी पेड़ पौधे कन्वे करते हैं, लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। और इन सभी को क्या बोला जाता है, खनिज लवण बोला जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके अंतर को जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। जो जाइलम होता है, इसकी जो कोशिका होती है, एक मिनट, हाँ, इसकी कोशिका मृत होती है। जाइलम की जो कोशिका होती है, ये मरा हुआ रहता है कोशिका से, इसका कोशिका निर्जीव रहता है, समझो, मृत रहता है। और फ्लोएम का कोशिका कैसा रहता है, जीवित रहता है। फ्लोएम का कोशिका जीवित रहता है, इसका कोशिका में ये सिर्फ ये मान लो खनिज लवण को ऊपर लेकर के जाता है, जड़ से ऊपर की ओर, और ये भोजन बनने के बाद चारों तरफ, मतलब ये पेड़ से, मतलब जड़ से नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाता है जाइलम सभी चीजों को, खनिज लवण जल को। जब खाना बन जाता है, खाना बन जाने के बाद, पत्ता में खाना बना, अब वहां से पौधे का हर भाग तक खाना पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा, तो फ्लोएम। भोजन बन जाने पर, ग्लूकोज बन जाने पर पौधे का हर भाग तक फ्लोएम पहुंचा देगा। इसी वजह से देखो जाइलम सिर्फ ऊपर जा रहा है, जाइलम का काम है सिर्फ ऊपर लेकर के जाना। ये और कहीं जा रहा है क्या, क्या नीचे आता है जाइलम, ऊपर से नीचे ले कुछ नहीं। तो जाइलम का जो प्रभाव होता है, ये एक दिशीय होता है, इसका प्रभाव एक दिशा में होता है। इसका द्विदिशा, यानी दोनों दिशा में जा सकता है, ऊपर नीचे दोनों साइड। तो खाना इसको पहुंचाना, खाना ऊपर नीचे हर जगह पहुंचाना, ये सब चीज बता चुके हैं। क्या सर ये सब पढ़ के बोर हो गए, आई नो, ये पढ़ना ही था हम लोग को। आगे बढ़ते हैं, आगे पेड़ पौधा में एक और इम्पोर्टेंट टर्म देख लेते हैं, वो है वाष्पोत्सर्जन। क्या, वाष्पोत्सर्जन, ये भी शायद श्वसन चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उस समय पढ़ाए थे। ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ये देखो। तो पेड़ पौधे में क्या होता है, पहले भी बता चुके हैं, हाँ बताया, वही क्लास में हो चुका मेरे ख्याल से। जो प्लांट होते हैं, ट्री होता है या कुछ भी है, पेड़ पौधा जो है, वो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन भी बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन के अलावा क्या निकालते हैं, साथ में H2 यानी कि पानी भी निकालते हैं, ठीक है। पानी भी बाहर आता है कोशिका से जिसके लिए हम बताए भी थे कि इसको लिए तुम लोग को प्रयोग करके देख सकता है। एक पौधा है, उस पौधे में क्या करेगा, तुम ये बांधेगा पन्नी, पत्ता लेकर के, तो उसमें पानी जमा हो जाएगा। ये करता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करता है। यानी पेड़ पौधे का एक प्रकार से समझो अपने पत्तों से पानी बाहर निकालना, ठीक है। पेड़ पौधे के पत्ते से जल का निष्कासन होना, वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये लगातार जल को निष्कासित करते रहता है। इससे क्या होता है कि इससे क्या मिलता है पता है, पेड़ पौधे का
तापमान संतुलन होता है, तापमान का संतुलन होता है, इन टेम्परेचर बैलेंस होता है, संतुलन मतलब एडजस्ट रहता है। नहीं तो सोचो कि पेड़ पौधे के पास टेम्परेचर खूब ज़्यादा हाई हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए लगातार पानी ये करते रहता है बाहर। इसी वजह से कितना भी गर्मी पड़ रहा हूँ, अगर तुम कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे अगर चल गया छाँव में, तुमको वहाँ पे ठंडक महसूस होगा, ये ऐसा तुमको फील होगा, क्योंकि पेड़ पौधा के पास क्या रहता है, तापमान बहुत ज़्यादा कम रहता है वहाँ, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया हो रही थी। पेड़ पौधे पानी बाहर उत्सर्जित कर रहे होते, निकाल रहे होते हैं। और एक पौधा जो होता है ना, एक पेड़ वगैरह हो गया, अपने जीवन में अपने वजन का लगभग 100 गुना, ठीक है, 100 गुना लगभग निकाल लेता है पानी। जैसे मान लो अगर ये एक पेड़ है, ठीक है, मान लो इस पेड़ का कुल वजन है, मान लो कितना, मान लो 500 केजी का ये पेड़ है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा पेड़, 500 केजी का पेड़ है, तो ये कितना पानी बाहर निकलेगा पता है? तो 500 गुना 100 कर दो, यानी कि 50,000 लीटर पानी अपने जीवन में निकाल दो। इतना ज़्यादा पानी, सोचो, वाष्पोत्सर्जन से खाली, ऐसा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रक्रिया है, ठीक। तो आज पेड़ पौधा का कहानी खत्म कर दी है। इसके बाद हम लोग को पेड़ पौधा के बारे में और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम लोग को अब क्या पढ़ना है पता है? हम लोग को पढ़ना है जंतु में परिवहन के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जंतु में परिवहन, जंतु में परिवहन, यानी हम लोगों में भी तो परिवहन होता है। आखिर वो कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? हम लोगों में कौन से नलिका रहती है वो देखते हैं। अच्छा, पेड़ पौधे में जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है, उसके द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा, चालनी नलिकाएं फ्लोएम के अंदर, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो जंतु में परिवहन, यानी हम लोगों में या बड़े कोई जीव है उनमें परिवहन की प्रक्रिया कैसे होती है, उस प्रक्रिया के बारे में हम लोग को देखना है, पढ़ना है। जंतु में जो परिवहन होता है, ठीक है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट तत्व होगा, कैसे होगा परिवहन, यही सब चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो अगले क्लास में देखेंगे, बहुत ज़्यादा क्लास हो रहा है अभी, चलो खत्म करते हैं।